फ्रिक्शन पे थे और फ्रिक्शन में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, स्पेशली हॉरिजॉन्टल ब्लॉक वाले, जिसमें हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक स्टडी कर रहे थे। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रहा तो कैसे फोर्स निकालना है और कैसे और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। ये सारी चीजें बातें हमने सीखी है, ठीक है। तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। जो फोर्स लग रही है, जो ब्लॉक्स को खींच रही है, वो डिवाइड बाय तारों का मास। दो ही होते हैं जनरली, एक, और किसी भी एक का एफबीडी निकाल लेना, उसपे से क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट। चलो आज हम कुछ नया पढ़ते हैं फ्रिक्शन में ही। तो मेरे पास में एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन। ओ माय गॉड, कितना कॉम्प्लेक्स ना। मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन, समझाता हूँ क्या है, बहुत इजी है। देखो भाई, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल उदाहरण से बताता हूँ। मेरे पास प्रैक्टिकल बताने के लिए कुछ है क्या? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। देखो मेरे पास चेन तो नहीं मिला, बट मेरे मुझे ईयरफोन मिली है, ठीक है, इससे काम चला लेंगे। ध्यान से सुनो अभी। ये देखो, ये ईयरफोन है, मतलब इसको चेन समझो थोड़ी देर के लिए। और मान लो ये पूरा का पूरा टेबल पे रखा हुआ है, पूरा का पूरा टेबल पे रखा हुआ है, राइट। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इसको टेबल से हंग करता हूँ, ऐसे लटकाता हूँ। देखो थोड़ा थोड़ा, हौले हौले। अभी और लटकाया, क्या चेन गिरा? नहीं गिरा, अभी भी टेबल पे है। मैं थोड़ा और लटकाता हूँ, चेन गिरा? नहीं गिरा। मैं थोड़ा और लटकाता हूँ, देखो क्या हुआ। आया फील? आया फील? समझ आई बात? तो जब थोड़ा ज्यादा पार्ट हवा में लटक जाता है, ज्यादा मास हवा में आ जाता है, तो ग्रेविटी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और वो पूरे चेन को नीचे खींच लेती है। फिर से देखो, सीधे सीधे, होल चेन इज ऑन दी टेबल, पूरा का पूरा भी टेबल पे है। तो टेबल के बीच में और चेन के बीच में जो थोड़ा बहुत मामूली सा फ्रिक्शन होगा, वो इसको बचा के रख रहा है। एग्री? ठीक है। धीरे धीरे मैं इसको हंग करते जाता हूँ, हंग किया, नहीं गिरा, थोड़ा और हंग किया, नहीं गिरा, थोड़ा और हंग किया, अब गिर गया। बताओ भाई, क्या तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेशन समझ आया? कमेंट इट फास्ट, कमेंट इट फास्ट। तो वो कितनी मैक्सिमम लेंथ थी, वो चेन की कितनी मैक्सिमम लेंथ थी, तब तक के वो स्टेशनरी था, इक्विलिब्रियम में था, और कहा तो वो गिरना शुरू हो गया। तो देखो, मैक्सिमम लेंथ, ज्यादा से ज्यादा कितनी लेंथ है जो हंग कर रही थी, लटकी हुई थी। हैंग का सेकंड फॉर्म है ये, हंग। आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। हमें क्या पढ़ना है तुम्हें समझ आ गया अभी, ठीक है। अब तुम्हें प्रैक्टिकली तो देख लिया, अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्मूला की भाषा में समझेंगे, क्योंकि हर बार लेंथ चेंज हो जाएगी। अभी तो मैंने हेडफोन का एग्जांपल दिया, ईयरफोन का। जब ओरिजिनल चेन होगी तो वो कुछ अलग लेंथ दिखाएगी, इसीलिए हम एक फॉर्मूला डिजाइन कर लेंगे। मान लो ये हमारा टेबल है, ठीक है, दिस इज माई टेबल। और टेबल के ऊपर क्या रखना है बच्चों? चेन रखना है, चेन। और धीरे धीरे इसको हवा में छोड़ना है। तो ये चेन को ऐसे बताते हैं जनरली टेक्स्ट बुक में, तो मैं भी ऐसे बता देता हूँ उसको, ठीक है भैया, चलेगा ऐसे। तो यू कैन सी, व्हाट यू कैन सी, ये इधर मैं इसको बता दे, देखो, अगर पूरा चेन का मास कैपिटल एम है, मान लो थोड़ी देर के लिए, और पूरे की लेंथ एल है, कैपिटल एल, तो इतने पार्ट की लेंथ क्या होगी? इतने पार्ट की लेंथ को हम कुछ अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। पूरा लेंथ कैपिटल एल दिया, तो हम इसको स्मॉल एल दे दे, स्मॉल एल। तो व्हाट इज स्मॉल एल? लेंथ हैंगिंग इन द एयर, लेंथ हैंगिंग इन दी एयर, जो हवा में लटक रही है, ये हैंगिंग ऑन दी टेबल। और ये वाला पार्ट कितना होगा फिर?
ये वाला पार्ट होगा लेंथ लाइंग ऑन दी टेबल, शब्दों पे ध्यान दो, लेंथ हैंगिंग फ्रॉम दी टेबल या इन दी एयर, और ये लेंथ लाइंग ऑन दी टेबल। तो पूरे कैपिटल एल में से स्मॉल एल चला गया तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, कैन यू टेल? कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, यस और नो? पूरे लेंथ में से स्मॉल एल चला गया हवा में, तो टेबल पे कितना बचा? समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छी। वैसे ही अगर पूरा मास कैपिटल एम था तो जो हवा में पार्ट है उसका मास मैं स्मॉल एम दे देता हूँ, स्मॉल एम दे देता हूँ, तो बचे हुए पार्ट का मास क्या रहेगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। बोलो ये सबको एग्री है? चाहे तो तुम इसको यहाँ से समझ सकते हो, देखो 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 देखो, ये वाला पार्ट जो है ये लाइंग ऑन टेबल है और ये हैंगिंग इन एयर, ये हैंगिंग इन एयर है, करेक्ट? ये यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। बोलो भाई, किसी को कोई शंका इस फिगर में, कोई डाउट? अब क्वेश्चन में शब्द चेंज कर सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है सिंबल तुम्हें एल डैश दे दे, ओरिजिनल लेंथ स्मॉल एल दे दे, तो वो तुमने देख लेना, ठीक है? तो चाहे तो मैं तुम्हें यहाँ इनका डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ सिंबॉलिक। व्हाट इज कैपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द चेन, व्हाट इज कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ द चेन, राइट? व्हाट इज स्मॉल एल, स्मॉल एल का मतलब है लेंथ हैंगिंग, जो हवा में है, लेंथ हैंगिंग, ठीक है? और वैसे ही वैसे स्मॉल एम मास हैंगिंग, जो मास हवा में है। तो फिर टेबल पे कितना है जो बचा हुआ है, एल माइनस एल लेंथ लाइंग ऑन टेबल, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन दे दे रहा हूं। वैसे ही m माइनस एम क्या होगा, मास लाइंग ऑन टेबल। बोलो भैया जी, एनी डिफिकल्टी हियर? कोई प्रॉब्लम इसमें ही? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो ये जो चेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अज्यूम करना है ये यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म समझता है ना? जैसे ये मेरा पेन है, इसकी थिकनेस हर जगह से एक समान है, इसकी लंबाई हर सेंटीमीटर में, प्रति सेंटीमीटर में इक्वल मास भरा हुआ है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो वैसे ही अज्यूम करेंगे कि ये चेन कैसी है, यूनिफॉर्म। तो फॉर यूनिफॉर्म चेन मैंने आपको बताया है कि अगर यूनिफॉर्म रॉड होती है या चेन होती है तो इनके लिए जो लीनियर डेंसिटी होती है, कौन सी डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, जिसको तुम क्या बोलते हो, मास बाय लेंथ का रेशो, मास बाय लेंथ का रेशो, ये हमेशा हमेशा 100% कैसा होता है भाई, कांस्टेंट। कैसा होता है, कांस्टेंट, नोट ऑफ इट। ठीक है, नोट करो इतना। समझ गए बात को? तो मास बाय लेंथ का रेशो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, रेशो रेशो, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लीनियर डेंसिटी को म्यू सिंबल देता हूँ, म्यू देते हैं जनरली, या कुछ भी दे सकते हैं, लैम्बडा वगैरह भी दे सकते हैं, बट मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा तुम्हें, टेक्स्ट बुक में जैसा देते हैं वैसे ले लूंगा, कंफ्यूज मत होना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। लीनियर डेंसिटी, तो बोलो बच्चों,
मास बाय लेंथ का रेशो कांस्टेंट, तो कितना पार्ट एयर में है, m पार्ट एयर में है और l लेंथ एयर में है। तो देखो 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 फील लाओ जरा, मास इन एयर डिवाइडेड बाय लेंथ इन एयर, जिसको हम मास हैंगिंग लेंथ हैंगिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ, ये बराबर होगा किसके, मास लाइंग ऑन दी टेबल डिवाइडेड बाय लेंथ लाइंग ऑन दी टेबल। तो मास कितना टेबल पे लाई कर रहा है, तो m माइनस m डिवाइडेड बाय कितना लेंथ एयर में है, सॉरी कितना लेंथ टेबल पे है, l माइनस l। बोलो भैया क्या तुम्हें यह बात समझ आई, दिस रेशियो शुड बी कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। आई रिपीट, यूनिफॉर्म है ये चेन, तो हर पार्ट में कांस्टेंट मास भरा हुआ होगा, जितना मास एयर में उतनी लेंथ एयर में इसका रेशो, और जितना मास टेबल पे उतना लेंथ टेबल पे, ये रेशो कैसा रहेगा भाई, कांस्टेंट। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। मास को सेपरेट कर दो और लेंथ को सेपरेट कर दो, मासेस को सेपरेट कर दो, लेंथ को सेपरेट कर दो। तो देखो मैं स्मॉल m के अपॉन में m माइनस m ले लेता हूँ और l के अपॉन में l माइनस l ले लेता हूँ, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इधर इसको इधर। ये वैल्यू किसके बराबर है, म्यू के, और ये वैल्यू कैसी है भैया, कांस्टेंट। समझ आया, मास के अपॉन में मास, लेंथ के अपॉन में लेंथ, लेंथ के अपॉन में लेंथ। बहुत अच्छे। बस अब हमारे नाड़ी पकड़ में आ गई है, इतने पार्ट पे ध्यान दे दो, इतने पार्ट पे ध्यान दे दो, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, L इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो कैपिटल L इंटू म्यू माइनस स्मॉल l इंटू म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाले पार्ट। L वाली टर्म एक साइड ले लो, तो ये वाली टर्म उधर जाएगी, ये हो जाएगी L प्लस L म्यू इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू म्यू, राइट। व्हाट इज कॉमन, स्मॉल l कॉमन है, देखो स्मॉल l, तो आई टेक स्मॉल l कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू एल म्यू, इज इक्वल टू एल म्यू। दिखाई दे रहा है आपको वहां पे, जस्ट आई हैव टेकन अ स्मॉल l कॉमन, क्लियर। एंड द लास्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो स्मॉल l का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो भैया, यहाँ ऊपर लिखता हूं मैं, स्मॉल l का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ देखो l इंटू म्यू, मतलब म्यू इंटू l डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। ठीक है, सुनने में कोई खास नहीं लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली सोचो तो ये बहुत खास है। कैसे, स्मॉल l का मतलब है वो पार्ट जो एयर में है, हम यही तो चाहते थे, हम क्या चाहते थे, हमें पता चले कि कितना पार्ट एयर में लटक सकता है, हवा में झूल सकता है। ज्यादा पार्ट झुला देंगे तो गिर जाएगा, हमें इसको हैंगिंग करवाना है, हैंगिंग। मैं इतना सा पार्ट रखूंगा 1 सेंटीमीटर, वो तो रहेगा हवा में, 2 सेंटीमीटर वो भी हवा में रहेगा, मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो वो इन बातों पे डिपेंड करता है। देखो म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, म्यू मतलब उस चेन की डेंसिटी क्या है, वो क्वेश्चन में दे दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दिस। और कैपिटल एल मतलब उस चेन की ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ। देखो मैंने आपको बार बार बोला है, मैंने अभी ईयरफोन वाला एग्जांपल लिया, तो वो कुछ अलग लेंथ पे हवा में से गिरेगा। अगर मैं छोटी लेंथ का पार्ट लूंगा तो वो और भी जल्दी गिर जाएगा, और मैं इतनी बड़ी चेन लूंगा तो उसको गिरने के लिए टेबल से समय लगेगा। क्या तुम्हें ये फील आ रहा है कि इस पे डिपेंड करता है। गॉट इट। तो तुम्हें क्या रिमेंबर रखना है, ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला है ये रिमेंबर रखना है, और सिर्फ ये वाला पार्ट रिमेंबर रखना है, ये जो रेड के ऊपर दिख रहा है ना ये वाला, या फिर ये वाला भी रखे तो चलेगा, जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है ये वाला। देखो इसको कैसे पढ़ना है, देखो लीनियर डेंसिटी ऑफ द चेन इज इक्वल टू मास इन एयर अपॉन मास लाइंग ऑन द टेबल, जितना हवा में डिवाइडेड बाय उतना टेबल पे, रेशो रेशो इज इक्वल टू लेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑन द टेबल,
This ratio will always be constant. This ratio will always be constant. कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें टॉपिक समझा, और अगर टॉपिक समझा होगा तो मैं इससे एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये म्यू क्या है? म्यू, म्यू क्या है? लीनियर डेंसिटी। क्या है? लीनियर डेंसिटी, मास बाय लेंथ का रेशो। यस और नो? फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली ये वैल्यू किसके बराबर आती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। आई विल रिपीट द सेंटेंस। ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू हमारे किसके बराबर आता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आता है। फॉर्चुनेट बात है ये, लकीली। समझ गए? ठीक है, तो इसलिए एक बार एक सवाल आया है, इंजीनियरिंग 1995 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सुनो। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ कैपिटल एल, लेंथ कैपिटल एल है चेन का, पार्टली ऑन दी टेबल, थोड़ा बहुत पार्ट टेबल पे है, इस केप्ट इन इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम में रखा है, मतलब वो थोड़ा हवा में थोड़ा टेबल में रुका हुआ है, मूव नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी विथस्टैंड विदाउट स्लिपिंग इज एल, ज्यादा से ज्यादा उसका एल पार्ट हवा में रह सकता है। सेम देखो यही वाला क्वेश्चन। देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड चेन, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है टेबल और चेन के बीच में, इसने तो बांध के रखा है। क्या हमारे पास कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। जिन्होंने अच्छे से स्टडी भी किया था उन्हें भी पता है कि म्यू का मतलब लीनियर डेंसिटी होती है, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ, उसको ट्रिक समझो कि ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। लेंथ की भाषा में आंसर दिया है, जैसे आंसर दिया है कैपिटल एल बाय एल, स्मॉल एल अपॉन एल माइनस कैपिटल एल। तीसरा ऑप्शन है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल माइनस एल, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल माइनस एल। समझ गया बात को? तो ओरली मैंने आपको बता दिया, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इससे, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इससे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहने देता हूँ मैं। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, रटना नहीं है, फॉर्मूला को ऐसे याद रखना है। मुझे ये फॉर्मूला अभी भी याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला ऐसे याद है, लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास हैंगिंग अपॉन मास लाइन इज इक्वल टू लेंथ हैंगिंग अपॉन लेंथ लाइन ऑन द टेबल। दैट्स इट। क्वेश्चन में कितना भी मुझे गोल घुमाए, मैं समझ जाऊंगा कौन सा पार्ट एयर में है, कौन सा पार्ट टेबल पे है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। देखो भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हेवी यूनिफॉर्म चेन, हेवी यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म का मतलब अभी बताया मैंने आपको, लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट, lying on, lying on टेबल, टेबल पे रखा इसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन किसी किसी बीच में टेबल एंड चेन इज 0.25, टेबल और चेन के बीच का फ्रिक्शन 0.25 है। देन मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, देन मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ
मैक्सिमम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशो, लेंथ ऑफ द चेन, लेंथ ऑफ द चेन that can be hang over the edge, that can be hang over, hang over मतलब यहाँ पे हवा में लटकना हो जाएगा, hang over one edge, one edge of table, one edge of table। ठीक है, ठीक, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। 20%, सेकेंड ऑप्शन 25%, थर्ड ऑप्शन 35% और लास्ट ऑप्शन 15%। 15%। अच्छा सवाल है, पहले इसको रीड करो आराम से, हौले हौले रीड करो इसको। रीड इट, रीड इट, रीड इट, आराम से रीड करो। चलो भाई, कर लिया रीड, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, ये हमें रेशो पूछ रहा है, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो। किसका रेशो? जो हवा में है उसका रेशो किसके साथ? टोटल के साथ। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं। बोलो म्यू का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? ये दिया है 0.25, ठीक है। और ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो एल का वैल्यू 100% ले लेना, ओरिजिनल लेंथ 100 होती है ना, तभी तो चेंजेस हो गए इसमें। यस सर। चलो देखते हैं पहले, एल का वैल्यू आना चाहिए विच इज इन एयर। म्यू का वैल्यू 0.25 अपॉन 1 प्लस 0.25 इंटू कैपिटल एल, इंटू कैपिटल एल, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करो इसको आगे, तो ये हो जाएगा 0.25 अपॉन कितना? 1.25 इंटू एल। तो 0.25 से 1.25 कैंसल हुआ, तो वैल्यू बचेगा 1/5 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। अगर ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन होते L/3, L/2, L/5, तो ये आंसर होता। और क्योंकि प्रतिशत में दिया है तो ओरिजिनल वैल्यू को 100 ले लेंगे, और तुम्हें समझ आ गया है, इसका आंसर आएगा 20%। बोलो हाँ या ना। तो यह वह पार्ट है जो ज्यादा से ज्यादा हवा में लटक सकता है। फील करो, अगर तुमने 5% पार्ट हवा में लटकाया, नो प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम। 10% इक्विलिब्रियम, 15% इक्विलिब्रियम, 20% तब भी इक्विलिब्रियम, बट ये लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की। अब थोड़ा भी 21 किया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेंथ नीचे चली जाएगी। बताओ भैया, क्या तुम्हें यह बात समझ आई? हैव वी गॉट दिस? क्लियर है? बहुत अच्छे, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है यार ये बहुत भारी कॉन्सेप्ट है। और टू बी फ्रैंक बताऊं, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अगर आ रही है तो देखो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल का सवाल जेईई मेंस में इस टॉपिक पे नहीं आएगा। ये मैंने अच्छा वाला सवाल करवा दिया। इससे पहले वाला तो मैंने तुम्हें ओरली बोल दिया था कि भाई लीनियर डेंसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट उसमें सिंबल दिए थे L/L-L। वो तो मैंने आपको डेरिवेशन में ही बता दिया।
और आपको इसका डेरिवेशन भी ज्यादातर बुक्स में नहीं दिखेगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिखेगा म्यू एल अपॉन एल माइनस एल। समझ गए बात को? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। एक टेबल है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 केजी का, 10 केजी का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ पर एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली, जहां से केबल पास हो रही है, जहां से क्या पास हो रही है? केबल, केबल पास हो रही है, और इस केबल से एक दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास m है, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनो। 10 केजी के और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जिसका वैल्यू दिया है 0.2। इनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना है? 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सवाल क्या है? m का वो वैल्यू बताओ सो दैट, ऐसे लिखता हूं मैं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m so that system is in equilibrium। डोंट वरी, समझाता हूं अच्छे से, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तुम पहले सिस्टम को देख लो। सिस्टम में क्या है? एक टेबल पे 10 केजी का ब्लॉक लगा हुआ है, जहां पर थोड़ा फ्रिक्शन भी है, फिर वो केबल के थ्रू पुली से पास होता हुआ दूसरे ब्लॉक पे जा रहा है, स्मॉल m नाम के ब्लॉक पे, जो कि हवा में लटक रहा है। अगर मैं ये मास बहुत ही कम रखूं, देखो मैंने मान लो 100 ग्राम का मास रखा, बहुत ही छोटा, क्या वो इसको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। वेरी गुड आयुषी, आयुष वेरी गुड। देखो, अगर मैं बहुत कम मास रखा तो वो इसको नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन की इसको फोर्स अपोज कर देगी, बैलेंस हो जाएगा कंडीशन। फिर मैंने इसको थोड़ा बढ़ाया, फिर भी ये नहीं खींच पाया, और बढ़ाया नहीं खींच पाया, और बढ़ाया नहीं खींच पाया। एक वैल्यू ऐसी आएगी कि जहां पर ये मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना मास यहाँ रखा जा सकता है सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, स्टॉप रहे। समझ आ गई बात? इक्विलिब्रियम मतलब नो एक्सेलरेशन। वेरी गुड, कुछ लोग आंसर करेक्ट दे रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ उस पर, फिर आता हूँ आपके आंसर पे। तो बोलो भैया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये mg किसके बराबर होगा? ये वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग के ना। हाँ ये ना। और इक्विलिब्रियम पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, बोथ आर बैलेंस। फिर यही टेंशन इधर पास होगा पुली से, टी नाम का, और ये टी हमें अपोज करेगा, इधर कौन अपोज करेगा? फ्रिक्शन की फोर्स। समझ गए बात को? फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन की फोर्स मैं यही साइड में लिख देता हूँ, न्यू टाइम्स नॉर्मल। आया ना? न्यू टाइम्स नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना है? बोलो बोलो बोलो। अगर ये 10g है तो क्लियरली यू कैन सी नॉर्मल का वैल्यू 10g दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो जस्ट यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं साइड में, एफ आर आ जाएगा 0.2 इंटू 10g। 10g, जी का वैल्यू भी 10 ले लो, तो ये वैल्यू हो जाएगा 20। तो मैक्सिमम एफ आर की वैल्यू कितनी हो सकती है भैया? 20 मैक्सिमम। ठीक, और हमें मैक्सिमम भी तो निकालनी है, लिमिटिंग वैल्यू भी तो निकालनी है। समझ रहे हो बात को? तो बोलो कौन किसके बराबर? तो यहाँ लिखता हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब एक्सेलरेशन 0, किसने किसको बैलेंस किया? T इज इक्वल टू mg, एंड यहाँ T किसके बराबर है? एंड T इज इक्वल टू एफ आर। बोलो हाँ या ना?
इस ब्लॉक से टी एमजी के बराबर दिखाई दिया और इस ब्लॉक से टी एफआर के बराबर दिखाई दिया, और एफआर तो मैंने पहले शॉर्टकट में कैलकुलेट कर लिया, म्यू टाइम्स नॉर्मल 0.2 क्लियर। सो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर एमजी एफआर के बराबर होगा, सारी वैल्यूज इक्वल है ना, देयरफॉर mg का वैल्यू बराबर होगा एफआर के, एम जी का वैल्यू 10 ले लो और एफआर का वैल्यू कितना है 20 है, 0 से 0 कैंसल और m का वैल्यू आ जाएगा 2 kg। व्हाट डज इट मीन, अगर मैं 2 kg से कुछ भी कम वैल्यू रखता हूँ तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, a इक्वल टू 0 रहेगा। 2 kg रखने पर भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर मैं 2 kg से थोड़ा भी वजन बढ़ाता हूँ तो बोलो बोलो क्या होगा। समझ गए, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, जिसमें 2 kg आयुष 2 kg ओके। चलो कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, किसी का तो भी आंसर 1.75 भी है, पता नहीं उन्होंने क्या मिस्टेक की, बट मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो हमें क्वेश्चन में बोला है m का वो वैल्यू पता करो, मैक्सिमम वैल्यू पता करो जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब तब जानते हैं सिस्टम एट रेस्ट, मतलब एक्सेलरेशन 0। तो बस एफबीडी निकाल लो, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ mg किसके बराबर आएगा, टेंशन के। ये देखो ऐसा है ना, ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि केबल ने पकड़ के रखा है, केबल ने पकड़ के रखा है टेंशन। तो टी का वैल्यू mg के बराबर लिख दिया मैंने, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों इक्वल। फिर यही टेंशन पुली से पास हो रहा है, तो तुम्हें कौन से पता है, सेम केबल सेम टेंशन, सेम केबल सेम टेंशन। तो यहाँ पे भी टेंशन टी है राइट, यहाँ पे भी टेंशन टी है। फिर ये टेंशन को कौन अपोज कर रहा है, ये ब्लॉक इधर क्यों नहीं आ रहा है राइट में, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। कितना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू रखा, एन का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, एन ऊपर सरफेस को परपेंडिकुलर, एन का वैल्यू 10g के बराबर और उसको 20 कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर टी का वैल्यू एफ आर के बराबर। तो ये दो इक्वेशन आए मेरे पास में छोटे मोटे, तो मैंने देखा कि एम जी को एफ आर से कंपेयर किया जा सकता है और स्मॉल एम का वैल्यू आ जाएगा 2 kg। बोलो भैया क्लियर है अभी, एनी डाउट यार, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलो एक और टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसमें, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, डोंट वरी। चलो मैक्सिमम लोगों ने यस बोला है, समझ आ गया है। देखो बच्चों खास बात यही है अपने सब्जेक्ट की कि रटना रटाना कुछ भी नहीं है, बस जस्ट इन टाइम समय पे देखना है कौन किसको बैलेंस कर रहा है। थोड़ा सा बारीकी से सोचो, आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और सवाल लिया जाए। 10 kg 5 kg ओके। पहले मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अच्छा है। ये मेरे पास 10 kg है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है जिसका वैल्यू m है, m मतलब पता करना है राइट। और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, वही जैसे पहले क्वेश्चन में था, और वो पुली 5 kg से पास हो रहा है। कहाँ पास हो रहा है, 5 kg। So what I'll do, I'll pass it by 5 kg। पिछली बार ये वैल्यू पता करनी थी ना, अब की बार ये वैल्यू दी गई है, और ए के बीच में 10 kg के बीच में और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है
म्यू इक्वल टू 0.2, म्यू इक्वल टू 0.2। ध्यान देना, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लिखा है मैंने, कहा m के और 10 के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लिखा है। फ्रिक्शन मैंने कहा लिखा है, बिटवीन 10 एंड सरफेस, 10 एंड सरफेस। बताओ भाई, फाइंड फाइंड मिनिमम वैल्यू, अब उल्टा है, उधर रखा है ना हमने, मिनिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब इसको फील करो, ये इसका बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ 0 मार्क्स रखूँ, 0, तो इनका कहना है कि ये सिस्टम नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ बहुत ही कम मास रखो, मान लो मैंने 100 ग्राम रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, मास नीचे आ गया। 200 ग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे आ गया। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और वो मेरी मिनिमम वैल्यू है, मान लो वो वैल्यू 5 kg आ रही है, आई डोंट नो 5 आ रही है, 5 पे इक्विलिब्रियम में आ रहा है। 5 से बढ़ाओगे तब भी वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मान लो तुमने यहाँ 100 kg रख दिया, तो थोड़ी ना गिरने वाला है, इसलिए यहाँ मिनिमम शब्द लिखा है। समझ गए मिनिमम का मीनिंग? चलो फिर, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बोलो? एक्सेलरेशन 0 होता है, तो कौन किसके बराबर? ये वैल्यू आ जाएगा 5g। 5g बोले तो लिखो डायरेक्ट 50 न्यूटन। इसको कौन बैलेंस कर रहा है प्यारे बच्चों? टेंशन बैलेंस कर रहा है। हाँ सर, टेंशन बैलेंस कर रहा है। यही टेंशन इधर पास हो रहा है कैपिटल टी नाम से, और ये सिस्टम इधर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, एफआर। बोल हाँ या ना, बोलो भैया हाँ या ना। इसमें किसी को शंका हो तो बताओ। एक्सेलरेशन का वैल्यू 0। एनी डाउट हियर? लिखो फिर, तो मैं लिखता हूं, एट इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन 0 होता है। और पहले वाले का एफबीडी अगर मैं ड्रॉ करूं, ऑलरेडी किया है मैंने, फिर भी यहाँ पे बता देता हूं। तो दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि टेंशन का वैल्यू 50 न्यूटन के बराबर है, हाँ या ना? हाँ 50 न्यूटन। यही टेंशन इधर पास हो रहा है, तो मैं इसका भी एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसका एफबीडी ऐसे आना चाहिए, देखो देखो देखो, ये 10 है, 10 के ऊपर और किसका वेट रखा हुआ है? ये भी तो इसी के सर पे है ना, और ये भी तो इसी के सर पे है प्यारे बच्चों। इधर टेंशन टी है, इधर एफआर है, और बस ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है। तो बोलो 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 बोलो, एफ टी का वैल्यू किसके बराबर? टी का वैल्यू एफ आर के बराबर। यस और नो? राइट वाली फोर्स बराबर लेफ्ट वाली फोर्स। करेक्ट। बट मुझे एफ आर नहीं चाहिए, मुझे स्मॉल एम चाहिए। तो सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं? टी का वैल्यू 50 है, और एफ आर का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। यस और नो? म्यू टाइम्स नॉर्मल, ठीक है। 50 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 0.2, नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा? जरा अच्छे से सोचो, अच्छे से सोचो। देखो नीचे कितना वेट जा रहा है? नीचे अकेला 10g जा रहा है कि m प्लस 10g जा रहा है? सोचो सोचो सोचो। अरे समझ आएगा, दोनों का वेट है ना नीचे, ये यहाँ पे देखो। अगर मैं एक के ऊपर एक 4 ब्लॉक रख दूं, तो बेचारा नीचे वाला जो है उसको तो चारों का वेट झेलना पड़ेगा। हाँ, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? m प्लस एम इंटू एम प्लस 10 इंटू जी। और यही हमारे किसकी वैल्यू है? नॉर्मल की वैल्यू है। बोलो हाँ या ना? भाई ये समझ, ये स्टेप समझ है सबको? ये देखो यहाँ पे देखो, m प्लस 10g नीचे टेबल के ऊपर, और बदले में टेबल देगा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? ओके सर, तो रख दो फिर यहाँ पे, n की जगह पर आ जाएगा m प्लस 10 इंटू जी। बस फिर काम खत्म।
ये जी से 10 कैंसिल हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर एक काम करो, इसको 50 रहने दो, इसको जी ही रहने दो, ये जी और 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 50 इज इक्वल टू 0.2 इंटू जी 2 m प्लस 10। करो तो भाई कैलकुलेशन, क्या आंसर आता है? 50 के अपॉन में 2 ले लो तो हो जाएगा 25, 25 माइनस 10। आई थिंक आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई कमेंट करो। यस आयुष करेक्ट, श्रवण सही जवाब दे रहे भाई, आदित्य नहीं, आदित्य फिर से देखो 50/2, यस जोया करेक्ट, अभी सही दिया आदित्य। 15 केजी आंसर आना चाहिए, 15 केजी, 15 केजी राइट। तो 15 केजी लगाने तक ये पहली बार इक्विलिब्रियम में आएगा। व्हाट इज इन द पहली बार? 10 केजी रखा कोई फर्क नहीं, ब्लॉक नीचे आ गया। 12 केजी रखा कोई फर्क नहीं, ब्लॉक नीचे आ गया। 15 जैसे रखा 50 में से कांपने लगा कि भाई हाँ मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, डरता डरता। अब 16 रखोगे तो भी इक्विलिब्रियम में, मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं राइट। 17 रखोगे तो भी इक्विलिब्रियम, हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू पता करनी थी। तो व्हाट इज द आंसर? 15 केजी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट।